गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की वीडियो में हम लोगों ने व्यापार खाता में क्या क्या आइटम्स डेबिट में आते हैं और क्या क्या आइटम्स क्रेडिट में आते हैं इसके बारे में पढ़ा था। आज देखिए आप लोग के सामने आप लोग के सबसे पहला जो है व्यापार खाते का प्रारूप है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद प्रारूप को समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखिए व्यापार खाता का फॉर्मेट दिया हुआ है आप लोगों के सामने, हिंदी में भी दिया हुआ है और इंग्लिश में भी दिया हुआ है पेज नंबर 412 में। ठीक है, तो मैं आप लोग को हिंदी में समझा रहा हूँ और इंग्लिश वर्ड भी बोलता जा रहा हूँ, उसका क्या क्या इंग्लिश में बोला जाता है। देखिए सबसे पहले व्यापार खाता के डेबिट पक्ष में, ठीक है, विकलन पक्ष में। देखिए विकलन पक्ष में किन किन आइटम्स को शामिल किया जाता है। तो जितने आइटम्स दिए हैं इससे ज़्यादा आइटम्स नहीं होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है प्रारंभिक रहतिया से। अब चूंकि अकाउंट है, खाता है, तो दो पक्ष होगा, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, और राशि का कॉलम भी होगा साथ में। ठीक है, तो पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए सबसे पहले डेबिट में प्रारंभिक रहतिया से, तो डेबिट में टू शब्द का यूज़ किया जाता है और क्रेडिट में बाई शब्द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डेबिट में सबसे पहले प्रारंभिक रहतिया से, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्रय दिया हुआ है, क्रय से टू परचेस, ये हो गया टू परचेस। अब उसमें से माइनस कर देंगे, आपने जैसे माल खरीदा है और किसी कारणवश कुछ माल उसमें से वापस कर रहे, रिटर्न कर रहे हैं, तो उसमें से क्या कर देंगे, परचेस में से उसको माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है घटाया क्रय वापसी, घटाने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आगत गाड़ी भाड़ा, टू कैरियज इनवर्ड। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आगत गाड़ी भाड़ा को टू कैरियज इनवर्ड। उसके बाद मजदूरी से टू वेजेस। ठीक है, सारे खर्च हैं तो डेबिट में आएंगे, टू वेजेस। उसके बाद ईंधन व शक्ति से टू फ्यूल एंड पावर। ठीक है, उसके बाद ऑक्ट्रॉय, इंग्लिश में ऑक्ट्रॉय ही बोलते हैं, इसको हिंदी में चुंगी बोलते हैं, टू ऑक्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद उत्पादन व्यय से टू प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। ठीक है, उत्पादन व्यय को इंग्लिश में प्रोडक्शन एक्सपेंसेस बोलते हैं। उसके बाद है अधिकार शुल्क से टू रॉयल्टी एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद अन्य प्रत्यक्ष व्यय से दिया हुआ है तो इसको बोलेंगे अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि व्यापार खाता में उन खर्चों को लिया जाता है जो प्रत्यक्ष होता है। अब प्रत्यक्ष किसको बोलते हैं, डायरेक्ट किसको बोलते हैं, तो वस्तु के कच्चा सामग्री को खरीद कर लाने से निर्माण करने तक जितना भी खर्च होता है, मैन्युफैक्चरिंग करने तक जितना भी खर्च होता है, उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को व्यापार खाता के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्रेडिट पक्ष में। अब देखिए क्रेडिट पक्ष में क्या लिखना है हम लोगों को, ये हो गया समकलन पक्ष। ठीक है, क्रेडिट पक्ष, तो क्रेडिट पक्ष में किन मदों को लिखना है, तो क्रेडिट में हम लोगों को केवल आय को लिखना है। अब देखिए सेल्स होगा तो आय होगा। ठीक है, और अंतिम रहतिया जो होता है वो बचा हुआ माल होता है तो आय होता है। अब देखिए सबसे पहले लिखे हैं विक्रय को बाई सेल्स। ठीक है, विक्रय को इंग्लिश में बोलेंगे बाई सेल्स। अब देखिए सेम उसी तरह से कंडीशन है जैसे आपने माल बेचा और कस्टमर ने किसी कारणवश माल को रिटर्न कर दिया, ठीक है, वापस कर दिया, तो क्या करेंगे, विक्रय में से सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पास घटाया हुआ है। ठीक है, घटाने के बाद जो भी आएगा वो अमाउंट हम लोग यहाँ पास लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पास लिखेंगे। उसके बाद है अंतिम रहतिया
बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए व्यापार खाता का सारे आइटम्स व्यापार खाते में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने भी आइटम्स होंगे एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में और सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में लिखने के बाद टोटल देखेंगे किधर का टोटल ज़्यादा हो रहा है। अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा होता है, क्या है, डेबिट का टोटल अगर ज़्यादा होता है तो डेबिट के टोटल में से हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट के टोटल को माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या आएगा, सकल हानि आएगा। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता है तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, डेबिट के टोटल को माइनस कर देंगे और क्या आएगा, सकल लाभ आएगा। क्लियर है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है हम लोग व्यापार खाता से संबंधित जो दिया हुआ है एग्जाम्पल, वो हम लोग समझेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित शेषों से 30 जून 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार खाता तैयार करें। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एट 30 जून 2005 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस, ठीक है। अब देखिए इसमें आइटम्स, क्वेश्चन में आइटम क्या क्या दिया हुआ है। प्रारंभिक रहतिया दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपीज़, परचेस 40,000 रुपीज़, सेल्स 80,000 रुपीज़, परचेस रिटर्न 2,000 रुपीज़, सेल्स रिटर्न 3,000 रुपीज़, वेजेस 7,000 रुपीज़, कैरियर्स इनवर्ड। अब देखिए कैरियर्स इनवर्ड ये दो सबसे आपको क्वेश्चन में मिलेगा। कैरियर्स इनवर्ड अगर रहता है तो कैरियर्स इनवर्ड जो है व्यापार खाता में आएगा, और कैरियर्स आउटवर्ड होता है, ठीक है। कैरियर्स आउटवर्ड अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको हिंदी में बोलेंगे बाहरी गाड़ी भाड़ा, ठीक है। तो बाहर कैरियर्स आउटवर्ड दिया हुआ है तो वो आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कोल पावर 1,000 रुपीज़, ऑक्ट्रॉय दिया हुआ है 1,500 रुपीज़, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 20,000 रुपीज़। क्लियर है। अब देखिए आप लोग के सामने सॉल्यूशन दिख रहा है, व्यापार खाता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। किस डेट का बनाना है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दिनांक 30 जून 2005 को समाप्त वर्ष हेतु। इसको इंग्लिश में लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2005, ठीक है। हमेशा ऊपर में शीर्षक लिखना जरूरी है। ये जो शीर्षक दिया हुआ है ये हमेशा ऊपर में लिखना जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोग हिंदी में बना रहे हैं तो जैसा दिया हुआ है सेम उसी तरह से लिखेंगे, और इंग्लिश में बना रहे हैं तो ऊपर में ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2005, जो भी डेट दिया है उस डेट को लिख लेंगे। अब देखिए डेबिट और क्रेडिट को अलग अलग किया गया है क्योंकि अकाउंट है, खाता है, तो विवरण राशि, ठीक है। ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। अब देखिए सबसे पहले डेबिट में क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहतिया कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10,000 रुपीज़। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन में क्रय दिया हुआ है, ऊपर में देखेंगे क्रय दिया हुआ है क्वेश्चन में 40,000 रुपये, तो हम लोग लिख लेंगे टू परचेस, ठीक है, 40,000 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन में चौथे पॉइंट में दिया हुआ है क्रय वापसी 2,000 रुपये, तो क्रय में से हमेशा क्रय वापसी को माइनस कर देते हैं। ये देखिए 2,000 रुपये यहाँ पास क्या है, माइनस किया हुआ है, ठीक है। 2,000 रुपये यहाँ पास माइनस किए हैं, और 2,000 रुपये माइनस करने के बाद कितना आया है, 38,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद मजदूरी देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में छठवें पॉइंट में, इसको इंग्लिश में लिखेंगे टू वेजेस, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 7,000 रुपये। उसके बाद कैरियर्स दिया हुआ है, गाड़ी भाड़ा 7वें नंबर पे देखिए दिया हुआ है गाड़ी भाड़ा, कितना दिया हुआ है, 2,000 रुपये। उसके बाद दिया हुआ है कोयला शक्ति, ठीक है, कोल पावर, इसको इंग्लिश में लिखेंगे 1,000 रुपीज़ दिया हुआ है। उसके बाद ऑक्ट्रॉय दिया हुआ है क्वेश्चन में अंतिम रहतिया के ऊपर में, ये देखिए ऑक्ट्रॉय चुंगी 1,500 रुपीज़, 1,500 रुपये, ठीक है। अब देखिए आते हैं क्रेडिट साइड में, सेल्स दिया हुआ है
क्वेश्चन में तीसरे पॉइंट में ये देखिए 80,000 रुपये, और विक्रय वापसी जस्ट क्रय वापसी के नीचे दिया हुआ 5वें पॉइंट में, ठीक है, 3,000 रुपये माइनस कर दिए, कितना आ गया 77,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में सबसे नीचे में दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक 2,000 रुपये, क्लियर है। अब देखिए इतना आइटम्स लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल देखेंगे। तो देख रहे हैं टोटल किधर का ज़्यादा हो रहा है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है 97,000 रुपये, दोनों साइड लिख देंगे 97,000 रुपये। अब उस 97,000 रुपये में से हम लोग क्या करेंगे, डेबिट के टोटल को माइनस कर देंगे। डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 37,500 रुपये आ रहा है। इसको हम लोग किस नाम से लिखेंगे, ग्रोस प्रॉफिट, सकल लाभ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि व्यापार खाता में सबसे पहले हम लोग क्या लिखना पड़ता है, डेबिट में ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद डेबिट में क्रय लिखेंगे, और क्वेश्चन में अगर क्रय वापसी दिया है तो उस क्रय में से माइनस कर देंगे, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, विक्रय लिखेंगे, और क्वेश्चन में विक्रय वापसी दिया है तो विक्रय में से माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में जितने भी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, जितने भी खर्च दिए हुए हैं, जैसे मजदूरी, गाड़ी भाड़ा, कोयला शक्ति, ठीक है, चुंगी, जितने भी आइटम्स दिए रहेंगे, उत्पादन व्यय, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, व्यापार खाता की डेबिट साइड में लिख देंगे, क्लियर है। अब हम लोग को लिखने के बाद दोनों साइड का टोटल करना है। अधिकांशतः आपको 95% क्वेश्चन में जो है आपको क्रेडिट का टोटल ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो जिधर का टोटल ज़्यादा होगा उसको दोनों साइड पे लिख देंगे, क्लियर है। अब लिखने के बाद उसमें से जिधर का टोटल कम है उसको माइनस कर देंगे। अब देखिए जिस क्वेश्चन को हम लोग अभी अटेम्प्ट किए हैं उस क्वेश्चन में क्रेडिट का टोटल ज़्यादा था, तो उसमें से डेबिट के टोटल को माइनस कर दिए, तो क्या आ गया, जिधर का टोटल कम था उधर हम लोग 37,500 रुपये लिख दिए, और उसको किस नाम से लिखेंगे, सकल लाभ, मतलब आय वाला पक्ष ज़्यादा था इसीलिए लाभ हो रहा है, ठीक है। तो इसको ग्रोस प्रॉफिट बोलेंगे इंग्लिश में, क्लियर है। अब देखिए उसके बाद जो है नेक्स्ट अकाउंट जो है लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। लाभ हानि खाता को इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए इसमें एक्सप्लेन क्या कर रहा है, लाभ हानि खाता होता क्या है। तो व्यापार खाता व्यापार के सकल लाभ या सकल हानि को प्रकट करता है, जैसा कि हम लोग कॉन्सेप्ट में देखें, फॉर्मेट में देखें, एक एग्जाम्पल भी अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या मालूम चला कि व्यापार खाता जो होता है या तो सकल लाभ प्रकट करेगा या तो सकल हानि प्रकट करेगा। इस खाते में केवल प्रत्यक्ष आय एवं प्रत्यक्ष व्ययों को ही लिखा जाता है। अब देखिए व्यापार खाता में केवल किनको लिखा जाता है, जो प्रत्यक्ष आय होता है या प्रत्यक्ष व्यय होता है केवल उसी को लिखा जाता है, जबकि व्यापार संचालन में ऐसे भी व्यय किए जाते हैं जिनसे व्यापार का लाभ अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जबकि व्यापार संचालन में, व्यापार को चलाने में ऐसे भी एक्सपेंसेस व्यय किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं जिनसे व्यापार का लाभ जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, प्रभावित होता है। अतः शुद्ध परिणामों को प्राप्त करने के लिए ऐसे व्ययों को लाभ में से घटाया जाना आवश्यक है। अतः क्या बोल रहे हैं कि शुद्ध परिणाम, शुद्ध लाभ कितना हुआ ये जानने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऐसे व्ययों को क्या करना पड़ेगा, ऐसे खर्चों को लाभ में से, जो सकल लाभ अपने पास आएगा उन लाभों में से क्या करना पड़ेगा, घटाया जाना आवश्यक है। साथ ही व्यापार में बिक्री के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं से भी आय का उपार्जन होता है। अब देखिए आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको व्यापार में जो है बिक्री के अलावा कुछ अन्य क्रियाओं से भी क्या है, आय होता है, ठीक है, आय का उपार्जन होता है, जिन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष आय कहेंगे, ठीक है, इनडायरेक्टली इनकम कहेंगे। जैसे दिया हुआ है, देखिए एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, जैसे ब्याज, आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है तो बैंक से क्या इंटरेस्ट के रूप में जो है पैसा मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, कमीशन आपने किसी का काम कर दिया तो उसके बदले में कमीशन मिल रहा है, बट्टा आदि जो है, इस प्रकार का इनडायरेक्टली इनकम भी होता है व्यापार में, ठीक है। इस प्रकार से अर्जित की गए आयों को लाभ में जोड़ा जाना आवश्यक है। जो अप्रत्यक्ष आय होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने जो आय जो होता है उसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब अप्रत्यक्ष व्यय को जब हम लोग घटा रहे हैं तो क्या होगा, अप्रत्यक्ष आय को जोड़ेंगे ही, ठीक है।
इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए व्यापार खाते के बाद लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। अब देखिए इस आवश्यकता को मतलब शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि व्यापार में कितना है इसको जानने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, व्यापार खाते के बाद लाभ हानि खाता बनाना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए दिया हुआ है लाभ हानि खाते बनाने की उपयोगिता या लाभ। तो पहला पॉइंट में इसमें दिया हुआ है कि लाभ हानि खाते से व्यापार में किए गए अप्रत्यक्ष व्ययों की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए जब हम लोग लाभ हानि खाता बनाएंगे तो उससे व्यापार में जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय हैं, ठीक है, उसकी जानकारी हम लोग को प्राप्त हो जाएगी। यह जानकारी व्ययों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। ये जानकारी जो है, जो अप्रत्यक्ष व्यय जो होते हैं या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो हो रहा है, एक्स्ट्रा खर्च जो हो रहा है, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या होता है, उपयोगी सिद्ध होता है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है, लाभ हानि खाता व्यापार के शुद्ध परिणामों की जानकारी उपलब्ध कराता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो व्यापार के क्या करता है, शुद्ध परिणाम मतलब शुद्ध लाभ हो रहा है या शुद्ध हानि हो रहा है उसकी जानकारी हम लोग को लाभ हानि खाते के माध्यम से मालूम चलता है। यह जानकारी आने वाले वर्षों के लिए उपयोगी होती है। अब देखिए शुद्ध लाभ हुआ है या शुद्ध हानि हुआ है वो क्या है, आने वाले वर्ष के लिए क्या होगा, उपयोगी होगा, क्योंकि परिणामों के आधार पर ही व्यापार नीति का निर्धारण संभव होता है। अब देखिए परिणाम क्या है व्यापार का, शुद्ध लाभ हो रहा है या शुद्ध हानि हो रहा है, उसके आधार पे ही क्या है कि व्यापार का जो पॉलिसी होता है, नीति जो होता है, उसका निर्धारण किया जाता है। मतलब आगे के लिए, फ्यूचर के लिए किस टाइप का पॉलिसी अपनाना है, तो वो हम लोग इस साल के जो शुद्ध परिणाम जो है हम लोग के सामने, उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, पॉलिसी तैयार करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक वर्ष में तैयार किए गए लाभ हानि खाते की तुलनात्मक जानकारी व्यापार के विकास हेतु बनाई गई योजना के लिए उपयोगी होती है। अब देखिए तीसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष में जो हम लोग लाभ हानि खाता तैयार करते हैं, ठीक है, तो उसका तुलना एक वर्ष के अपेक्षा दूसरे वर्ष के लाभ हानि खाता से किया जाता है, और उससे क्या होता है, व्यापार के विकास हेतु बनाई गई योजना के लिए उपयोगी होता है। वो जो हम लोग कंपेयर करेंगे, पिछले साल का लाभ हानि खाता जो है 2019 का लाभ हानि खाता, 2020 का लाभ हानि खाता क्या है, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो उससे क्या होगा, व्यापार के विकास के लिए एक योजना बनाने के लिए हम लोग के लिए क्या होगा, आधार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट दिया हुआ है, लाभ हानि खाता आयकर के निर्धारण में भी उपयोगी होता है। अब देखिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे वो इनकम टैक्स, कोई भी व्यापारी होता है क्या करता है, टैक्स पे करता है, कितना इनकम आ रहा है तो उस इनकम पर क्या करता है, कर देता है, तो कर के निर्धारण के लिए भी क्या है, उपयोगी होता है। उसके बाद है पांचवा पॉइंट, लाभ हानि खाते से यह भी ज्ञात होता है कि वर्ष में पूंजी घटी है या बढ़ी है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से हम लोग को यह भी ज्ञात हो जाता है कि इस वर्ष हम लोग का पूंजी घटी है या बढ़ी है। ठीक है। उसके बाद है छठवां नंबर, लाभ हानि खाता कर्मचारियों के वेतन, बोनस आदि पारिश्रमिकों के निर्धारण में उपयोगी है। अब देखिए जितना ज़्यादा लाभ होगा या हानि होगा उसके माध्यम से ही हम लोग क्या करेंगे, कर्मचारियों के वेतन और बोनस कितना देना है, वेतन कितना देना है आदि जो पारिश्रमिक जो है उसका निर्धारण में क्या होगा, उपयोगी होगा। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद लाभ हानि खाता बनाने की विधियां। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का जो मेथड है वो हम लोग कैसे बनाना है ये देखते हैं। अब देखिए जिस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय हम लोग को सबसे पहले ऊपर में शीर्षक लिखना होता था, ठीक है, उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए भी हम लोग को सबसे पहले ऊपर में क्या करना पड़ेगा, शीर्षक लिखना पड़ेगा। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, लाभ हानि, अगर हिंदी में बना रहे तो लाभ हानि खाता और इंग्लिश में बना रहे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। उसके बाद नीचे में लिखेंगे ब्रैकेट में करके फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट दिया रहेगा उस डेट को हम लोग लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए लाभ हानि खाते का प्रारूप। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, यहाँ पास दिया हुआ देखिए लाभ हानि खाते का प्रारूप। लाभ हानि खाते के दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष डेबिट
ठीक है, जिस तरह से ट्रेड अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है सेम उसी तरह से रहेगा, क्योंकि अकाउंट है तो बायां पक्ष डेबिट और दायां पक्ष क्या होगा, क्रेडिट होगा। प्रत्येक पक्ष में दो दो स्तंभ रखे जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक पक्ष में मतलब डेबिट में भी 2 कॉलम रहेगा और क्रेडिट में भी 2 कॉलम रहेगा, जिसमें पहला स्तंभ विवरण का और दूसरा स्तंभ जो है राशि के लिए होता है। विवरण स्तंभ में आय व्यय तथा लाभ हानि की मदों का उल्लेख करते हुए राशि स्तंभ में संबंधित मदों की राशियां लिखी जाती हैं। प्रत्येक पक्ष में लिखी जाने वाली मदों की जानकारी इस प्रकार है। अब देखिए लाभ हानि खाता का, अब यहाँ से हम लोग को मालूम चलेगा कि लाभ हानि के डेबिट पक्ष में किन मदों को लिखना है और लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में किन मदों को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदें, आइटम्स। ठीक है, तो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में जो सबसे पहला मद है वो है सकल हानि। ठीक है, देखिए ग्रोस लॉस, सकल हानि को इंग्लिश में बोलेंगे ग्रोस लॉस। व्यापार खाता यदि सकल हानि प्रकट करता है, जो हम लोग पहले फॉर्मेट देखे, पहला अकाउंट जो देखे है व्यापार खाता, उसमें या तो सकल लाभ आएगा या तो सकल हानि आएगा। ठीक है, यदि व्यापार खाता में सकल हानि आता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्लियर है, ट्रांसफ़र करेंगे और साइड चेंज हो जाएगा। व्यापार खाता यदि सकल हानि प्रकट करता है तो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में सर्वप्रथम सकल हानि लिखी जाती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि यदि व्यापार खाता सकल हानि प्रकट करता है, जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे एक एग्जाम्पल, उसमें क्या था, सकल लाभ प्रकट कर रहा था, तो उस सकल लाभ को हम लोग क्या करेंगे, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और यदि व्यापार खाता क्या है, सकल हानि प्रकट करता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है दूसरा अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या बताया है, माल को बेचने तथा व्यापार संचालन के लिए किए गए व्यय अप्रत्यक्ष व्यय कहे जाते हैं। अब देखिए कच्चा माल को खरीद कर लाने से निर्माण करने तक जितना भी खर्च होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रत्यक्ष व्यय बोलते थे। अब यहाँ पास अप्रत्यक्ष व्यय के बारे में क्या बोल रहे हैं कि माल को बेचने तथा व्यापार को चलाने के लिए जितने भी व्यय किए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष व्यय कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार के व्ययों का संबंध माल के क्रय या इसके निर्माण से नहीं होता है। अब देखिए जो अप्रत्यक्ष व्यय जो होता है उसका संबंध जो है माल के क्रय या उसके निर्माण से नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अप्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। अप्रत्यक्ष व्ययों से व्यापार का लाभ कम होता है। अब देखिए अप्रत्यक्ष व्यय जो होता है, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उससे क्या होगा, व्यापार का लाभ जो है ऑलरेडी कम ही होगा। ठीक है, अतः इन्हें लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। अप्रत्यक्ष व्यय अनेक प्रकार के होते हैं जिनका संक्षिप्त विवेचन निम्नानुसार है। अब देखिए अप्रत्यक्ष व्यय के बारे में कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, किन किन आइटम्स को हम लोग अप्रत्यक्ष व्यय बोलेंगे। तो सबसे पहला दिया हुआ है बिक्री संबंधी व्यय। अब देखिए इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है, माल के बिक्री हेतु किए गए व्यय इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, माल के बिक्री हेतु जितना भी एक्सपेंसेस किया जाता है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। जैसे समेष्टन व्यय, मतलब समेष्टन को क्या बोलते हैं, पैकिंग। समेष्टन हिंदी शब्द है और इसको इंग्लिश में बोलेंगे पैकिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, दूसरे नंबर पे दिया हुआ है विज्ञापन और अभिकर्ताओं को दिया गया कमीशन। अभिकर्ता मतलब एजेंट। ठीक है, एजेंट को दिया गया कमीशन, दलाली, विक्रय पर भाड़ा, बिक्री कर, विक्रय अभिकर्ताओं को दिया गया यात्रा व्यय आदि। ठीक है, अभिकर्ता मतलब एजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है अप्रत्यक्ष व्यय में आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे दिया हुआ है अनुरक्षण व्यय और ह्रास, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एंड डिप्रिसिएशन। व्यापार में अनेक प्रकार की स्थायी संपत्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, आप व्यापार कर रहे हैं तो कई प्रकार के फिक्सेड एसेट्स तो जो है वो आप व्यापार में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, जैसे फर्नीचर, मशीन, भवन आदि। इन स्थायी संपत्तियों के रख रखाव हेतु समय समय पर खर्च करना होता है। अब देखिए इन एसेट्स को जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उनके रख रखाव पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा समय समय पर। इसी तरह लगातार प्रयोग से इनके मूल्यों में क्या होती है, कमी होती है। अब जब भी आप किसी फिक्सेड एसेट्स को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, लगातार यूज़ करने से, प्रयोग करने से उनके मूल्य में क्या होगा, कमी होगा, जिसे ह्रास कहा जाता है। अतः अनुरक्षण व्यय तथा ह्रास इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है तीसरा पॉइंट
वित्त संबंधी व्यय, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, वित्त व्यवस्था हेतु पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, नगद बट्टा आदि के लिए खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार के सभी खर्च वित्त संबंधी व्यय कहे जाते हैं। अब देखिए, आपने व्यापार किया है और आप पूंजी की व्यवस्था कर रहे हैं फर्म के बाहर से, ठीक है। तो पूंजी आपने किसी साझेदार से पूंजी लिया है तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा उसको। आपने बैंक से ऋण लिया है तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से जो है वित्त को इकट्ठा करने के लिए क्या है, मुद्रा को इकट्ठा करने के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है ब्याज के रूप में, चाहे वो ठीक है पूंजी पर ब्याज हो या ऋण पर ब्याज के रूप में हम लोग को देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, अप्रत्यक्ष व्यय हैं। उसके बाद है चौथा पॉइंट अप्रत्यक्ष व्यय में, व्यापार संचालन एवं प्रबंधकीय व्यय, इस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, कर्मचारियों को दिया गया वेतन, संगठन व्यय, कार्यालय का किराया, डाक व्यय, टेलीफोन व्यय, कार्यालय की बिजली, लेखन सामग्री, कानूनी व्यय आदि इस शीर्षक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब देखिए, व्यापार को चलाने के लिए जो ऑफिस होता है उसका टेलीफोन एक्सपेंसेस, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल और ऑफिस का रेंट, ठीक है। कर्मचारी जो काम कर रहे हैं ऑफिस में उनका वेतन, ऑफिस में स्टेशनरी यूज़ हो रहा है उसका खर्च, लीगल एक्सपेंसेस जो कानूनी व्यय होता है, ठीक है। तो इन सब को हम लोग क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय में शामिल करते हैं। अब देखिए, उसके बाद जो डेबिट में अगला मद लिखा जाना है वो क्या है, शुद्ध लाभ, ठीक है। तो लाभ हानि खाते के क्रेडिट शेष ही शुद्ध लाभ कहा जाता है, ठीक है। शुद्ध लाभ होने पर इसकी राशि डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। अब देखिए क्या है, शुद्ध लाभ आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा कैसे निकालना है, तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि जब लाभ हानि खाता बनाएंगे तो सारे आइटम्स को लिख लेने के बाद, मतलब डेबिट और क्रेडिट में जितना आइटम्स लिखना है उसको लिख लेने के बाद, ठीक है, दोनों साइड का टोटल करेंगे। जैसे व्यापार खाता को ट्रीट कर रहे थे हम लोग, सेम उसी तरह से लाभ हानि खाता को भी ट्रीट करेंगे। दोनों साइड का टोटल देखेंगे किधर का टोटल ज़्यादा है तो उस टोटल को हम लोग दोनों साइड लिख देंगे, ठीक है। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता है, लाभ हानि खाते का क्रेडिट पक्ष का टोटल ज़्यादा होता है तो उसमें से डेबिट के टोटल को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो भी शेष आएगा उसको हम लोग डेबिट पक्ष में लिख देंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध लाभ, इंग्लिश में नेट प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदें। लाभ हानि के क्रेडिट पक्ष में किन किन मदों को लिखा जाना है वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है सकल लाभ, ठीक है। तो सकल लाभ, जो व्यापार खाता में जो सकल लाभ आया था उसको हम लोग क्या करेंगे, लाभ हानि के क्रेडिट पक्ष में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। दूसरा है अप्रत्यक्ष आय। जिस तरह से अप्रत्यक्ष व्यय को हम लोग क्या किए, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखे हैं, सेम उसी तरह से क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष आय को हम लोग क्या करेंगे, लाभ हानि के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पास एक्सप्लेन कर रहा है कि अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इनकम जो है वो क्या क्या हो सकता है। तो व्यापार में माल की बिक्री को छोड़कर, ठीक है, आप जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं आप जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं उसको छोड़कर अन्य क्रियाओं से प्राप्त होने वाली आय ही अप्रत्यक्ष आय कही जाती है। जैसे प्राप्त कमीशन, बट्टा, किराया, ब्याज, अंशों का लाभांश, आहरण पर ब्याज आदि मदों से अर्जित की गई समस्त आय अप्रत्यक्ष आय है, ठीक है। तो किसी व्यापारी का कुछ इनकम ऐसा भी हो सकता है जो उसके व्यापार से संबंध नहीं रखता है। जैसे एक एग्जांपल दे दूं आप लोगों को मैं कि आपका स्कूल जो है वो स्कूल का इनकम का सोर्स क्या है, मेन सोर्स, तो वो बच्चों का फीस है। उसके अलावा जो है स्कूल बस चल रहा है तो वो उस स्कूल के लिए क्या हो गया, अदर इनकम हो गया। स्कूल के जो शॉप है, दुकान जो है वो की रेंट पे चढ़े हुए हैं, ठीक है। तो रेंट से जो इनकम हो रहा है वो स्कूल के लिए क्या हो गया, अदर इनकम हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया, ठीक है। उसके बाद है तीसरे नंबर पे सूद हानि। तो लाभ हानि के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदे में तीसरा पॉइंट क्या है, सूद हानि। अब देखिए, सेम उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे बताया था आपको मैं कि दोनों साइड का टोटल देख लेंगे। अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है तो दोनों साइड पे लिख देंगे और उस टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस कर देंगे। जो भी शेष आएगा उसको हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग किस नाम से लिखेंगे, सूद हानि के नाम से लिखेंगे। क्लियर है। अब जो है नेक्स्ट डे जो है हम लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है, ठीक है।